कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इकोनॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको बुक मिल गई है अच्छी बात है, नहीं मिली है तो आपको मैंने कल रात को पीडीएफ शेयर कर दी थी। एंड आज वैसे भी स्क्रीन से देख देख के ज्यादा काम होगा, कोई ज्यादा आपको एज सच इन फ्रंट ऑफ यू हार्ड नोट्स की जरूरत नहीं है जी। ऐसा है, जिनके पास भी बुक है, इफ दे ओपन द इंडेक्स, जिनके पास भी बुक है, मीनवाइल आई विल जस्ट इंसर्ट एन इंडेक्स हियर आल्सो। हाँ जी, इंडेक्स खोल के देखिए, आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, बेसिकली 4 बड़े ब्लॉक्स हैं, जिसमें से कुछ कुछ यूनिट्स हमने बनाए हैं। अब देखो, यहां पर हम चैप्टर्स बोलेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और इनके अंदर यूनिट्स कंटेन। तो हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 14। अब एक बारी हम इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न समझते हैं। उसके लिए आपकी बुक के पीछे मई 2022 का ही है क्वेश्चन पेपर, वहां पर इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं। सो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन पेपर। आपको बता के भी चलेगा, वो कंपल्सरी ही होता है। फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ब्रेकअप देखिए, पार्ट ए 3 मार्क्स का, फिर 3 + 2 और 2, और बाकी के क्वेश्चंस 4 हैं बेसिकली, 8, 9, 10 एंड 11। वो भी उनमें से एनी 3 हैव टू बी अटेम्प्टेड, राइट। और वो भी हर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो ब्रेकअप ऐसे ही चलता है, 3 + 3 + 2 + 2, और कई बार इट कुड बी 5 + 3 + 2, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है। बहुत रेयरली देखा जाता है 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत रेयरली पॉसिबल है, बट अदरवाइज थ्योरी क्वेश्चन की क्या होती है मार्क्स, या तो 2 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स का। तो अब देखो, इस क्या होता है कि छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स बन जाती है लेंथी। बट फायदा यह है, इकोनॉमिक्स बन जाती है बहुत ज्यादा स्कोरिंग। नहीं आता तो कुछ 2 मार्क्स के नहीं आता होगा, बाकी आता होगा। एंड हाउ टू मेक द चॉइस, मैं अभी से आपको बता रही हूँ। जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, करना ही करना, ठीक है जी। तो ऐसे हमको एक चॉइस मेक करनी है। हाँ, ये हो गया कि लेटर से यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, बट इसके बाद हमारे पास मान लो बाकी 7 मार्क्स की थ्योरी है, और वो 7 की 7 की नहीं आती, वो उड़ी हुई है कम्प्लीटली, तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम उस क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ देंगे। बट एज लॉन्ग एज बाकी थ्योरी में भी लिखने लायक कुछ कुछ है, प्रेफर न्यूमेरिकल, क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग है और वही आपके नंबर बढ़वाएगा। सो इस सब्जेक्ट में 80 मार्क्स तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के भी आते हुए देखे हैं। मुझे आप लोगों से 90+ की उम्मीद है। इकोनॉमिक्स अच्छे से हैंडल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब पेपर पैटर्न सभी को पता चल गया क्या रहता है, न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। अब जो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें 2 यूनिट्स है जी, और इन 2 यूनिट्स में न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, हाँ थ्योरी भी है, थ्योरी भी आनी चाहिए, बट मेनली इन पे ज्यादा फोकस होता है न्यूमेरिकल कंपोनेंट पर। नेशनल इनकम कंप्यूटेशन इज समथिंग जो कि आपने बचपन में सीखी है, बट मैं वो असम्पशन लेके नहीं चल रही हूँ कि आपने बचपन में सीखी हुई है, ठीक है ना। पहली बात तो, क्यों कंप्यूट करें नेशनल इनकम? एक तो नेशनल इनकम जिसको हम ना डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसीसी। अब ये एनएनपी एट एफसी ये क्या भला, अभी के लिए छोड़ो, ठीक है। क्यों कंप्यूट करें, हम क्यों ये चैप्टर पढ़े, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब या ऐसे ही रिलेटेड टू नेशनल इनकम देयर इज वर्ड कॉल्ड जीडीपी। इकोनॉमिक्स में बड़ा सुनते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, जीडीपी आता है कि दैट इंडिया की जीडीपी इतने ट्रिलियन है, या इंडिया की जीडीपी इज ग्रोइंग एट 8 पॉइंट समथिंग % इन फाइनेंशियल ईयर 22। ये क्यों पता कर रहे हैं, 8% पे ग्रो करे या 3% पे ग्रो करे, हमें क्या बताओ, क्यों क्यों करें? कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते हो, क्यों बनाते हो? पोजीशन देखने के लिए। ऐसे ही जो जीडीपी वगैरह है, वो इकोनॉमी की बैलेंस शीट है, एक तरीके से इकोनॉमी की पोजीशन बताएगा, हाउ स्ट्रॉन्ग द इकोनॉमी इज। अब कोविड के टाइम पे हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया था, ऑब्वियसली जाना ही था, और ये होना ही था, बट
क्योंकि हमने बताया अच्छा इतना ज्यादा नेगेटिव चला गया तो देयर हैज टू बी सम स्टेप्स टेकन अप टू बूस्ट द इकोनॉमी। अब वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 दिन की कॉन्फ्रेंसेस करके वो 20 लाख करोड़ का कुछ स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। चाहे वो असली में पहुंचा लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा, बट उन्होंने एक स्टिमुलस बताया ना। क्यों बताया? क्योंकि पता चल रहा था नंबर्स डिविंडल हो रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं। तो अगर लेटर से चलो ये तो फिर भी एक स्पेसिफिक रीजन था, बट ऐसे ही अगर ड्यू टू रिसेशन और समथिंग अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, आज की डेट में 8% है, 2 साल बाद जाके ये 4% हो जाएगा लेटेस्ट, हम बोलते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। अब ये पता करना भी तो जरूरी है ना, रिसेशन में जा रही है कि नहीं जा रही, तभी कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो जब तक पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम है, हम पॉलिसी चेंजेस कैसे लाएंगे, राइट? अब ये जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, अभी ये 2 डेफिनेशंस मेरे पास है पेंडिंग। पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो। नेशनल इनकम is related to the concept of production of goods and services। लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। एक बार के लिए सोचो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां से निकल कर आता है प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड भी हम इसे बोलते हैं। फिर जब गुड्स बनते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मार्केट में बिकती हैं, तो उसी से कुछ पैसा दिया जाता है टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होता, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले क्या देते हो? रेंट। लेबर के बदले क्या देते हो? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या दोगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या दोगे? प्रॉफिट। तो ये फैक्टर इनकम्स बोला जाता है इनको, और ये फैक्टर्स इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो इसी में से कुछ उठाकर वो कंज्यूम कर लेते हैं, और इसी में से कुछ उठाकर वो सेव भी कर लेते हैं। सेव क्यों करते हैं? फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो हम बोलते हैं या तो कंज्यूमर गुड्स में पैसा जाता है या तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा जाता है, और वही कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए फिर नेक्स्ट साइकिल ऑफ इनकम शुरू हो जाता है कि अगेन गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, बिकेंगे। तो ये हमारा इनकम रोटेट करती रहती है। गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, बिकते हैं, बिक गए तो अल्टीमेटली एक तो उनको फर्स्टली डिमांड करने वाले कौन होते हैं? एक तरीके से हाउस होल्ड वगैरह या इंडस्ट्री होती है। पर हाउस होल्ड या इंडस्ट्री वगैरह के हाथ में पैसा कहाँ से आया? फैक्टर इनकम से आया। फैक्टर इनकम लोगों के हाथ में कैसे पहुंचती है? जब गुड्स बनते हैं, बिकते हैं। सो दैट सर्कल कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। दिस वे नेशनल इनकम कैन बी कंप्यूटेड थ्रू 3 मेथड्स। तो हमारे पास 3 मेथड्स के नाम क्या क्या हो गए? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वही नेशनल इनकम का यहाँ पर आपने लिखना है एनएनपी एट FC, it can be computed through 3 methods। आइए हमको पहले मेथड के बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करनी है। अब अगेन पहले मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, ये मेरे एंड पर अभी पेंडिंग है। पहले एनएनपी एट FC तक पहुंचना है तो पहले आपको बाकी के एग्रीगेट भी समझने पड़ेंगे। सबसे बेसिक एग्रीगेट होता है जीडीपी एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसकी डेफिनेशन बोल्ड में है। देखिए हमारी पूरी इकोनॉमिक्स की बुक में कुछ अगर बोल्ड में है या अंडरलाइन है, मतलब आपके याद करने की चीज है। मैं क्लास में कुछ और भी बता सकती हूँ टू बी लर्न, बट अगर मैं नहीं भी बता रही हूँ, अगर वो चीज ऑलरेडी बोल्ड में है, मतलब आपके लिए याद करने वाली चीज। तो ये डेफिनेशन में आगे देखिए कीवर्ड्स के हिसाब से याद करेंगे। देयर आर 6 कीवर्ड्स। इट इज मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज gross of depreciation produced within the domestic territory of country during a given time period। ये 6 पॉइंट्स हैं। और डेफिनेशन में फिर से बोलूं, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन produced within the domestic territory of the country during a given time period। इसमें से 3 जो पॉइंट्स हैं वो तो हमारे हर एग्रीगेट की डेफिनेशन में कॉमन रहेंगे। कौन कौन सा? फाइनल, इकोनॉमिक और ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। ये 3 चीजें हर डेफिनेशन में आएंगी, और बाकी 3 चीजें नाम से निकल के आ रही हैं। कैसे? ग्रॉस है तो नाम में आ गया ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक है तो आ गया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। MP है तो आ गया मार्केट वैल्यू। तो ये जो 3 चीजें हैं जो नाम में है ये चेंज होती रहेंगी। बाकी 3 कॉमन है। कौन कौन सी कॉमन होगी? फाइनल, इकोनॉमिक, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। बताओ जी, डेफिनेशन ये याद होगी? पक्की बात है? गा के बताओ बिना देखे। ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन,
डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, सीक्वेंस हिला सकते हो, इकोनॉमिक पहले लिख दो, फाइनल बाद में लिख दो, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पहले लिख दो, डोमेस्टिक टेरिटरी बाद में लिख दो, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन बाद में लिख दो, सीक्वेंस हिला सकते हो, बट ये 6 कीवर्ड्स मुझे डेफिनेशन में चाहिए होंगे, हर डेफिनेशन, जितने भी एग्रीगेट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अब हर कीवर्ड का अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। हमने उठाया सबसे पहले जी मार्केट वैल्यू। बात ऐसी है, अगर मुझको नेशनल इनकम तक जाना है, सबसे पहले तो चलो हम मार्केट वैल्यू एड करेंगे, क्यों? क्योंकि यूनिट्स आपस में एडेबल नहीं होते, नंबर ऑफ एप्पल्स कैन नॉट बी एडेड विद नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सीधी सी बात है, क्या ऐड की जा सकती है? उनकी मार्केट वैल्यू। अब मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल। फाइनल मतलब वो प्रोडक्ट विच इज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द एंड कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड अ फाइनल प्रोडक्ट। कंट्रास्ट टू दैट आपको एक वर्ड सीखना है, इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड का मतलब दैट गुड विच इज मेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग या फॉर फर्दर रीसेल। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड किससे बनाते हैं? फ्लावर से। अब ब्रेड कंज्यूम कहाँ होगी? बेसिकली अल्टीमेट कंज्यूमर ही कंज्यूम करेगा। अच्छा, फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर जब यूज हो रहा है ब्रेड बनाने के लिए, तो ब्रेड बन गया फाइनल गुड और ये बन गया इंटरमीडिएट। हम कहते हैं जीडीपी की कैलकुलेशन में सिर्फ फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू आए, इंटरमीडिएट की ना आए। ऐसा क्यों? डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो अगर आप फाइनल की ले रहे हैं तो आप फिर इंटरमीडिएट की ना ले, डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट। अब प्रॉपर जो डेफिनेशन आपको याद करनी है, एक बार मेरे साथ साथ, फाइनल गुड्स की डेफिनेशन ये, इट रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for consumption or for investment। कहने का मतलब all capital goods, capital goods मतलब assets, machineries और already final goods। all capital goods are already final goods। हम ये नहीं बोल रहे हैं ब्रेड बनाने के लिए अवन लग रहा था, अवन भी इंटरमीडिएट गुड हो गया जी ना, अवन इज अ फाइनल गुड। अब इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन, these refer to those goods which are used either for resale, मतलब एक ट्रेडर है, खरीद के बेच रहा है, तो ऑब्वियसली जब उसने प्रोडक्ट बेचा उसकी मार्केट वैल्यू आई थी, बट उसके पहले वाले जो उसका जिस तरह से उसने लिया, सप्लायर ने अगर बेचा तो उसकी वैल्यू नहीं आई, ठीक है। तो अगर वो रीसेल के लिए यूज हो रहे हैं या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट बन जाते हैं। एंड यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, इन दी सेम ईयर, मतलब उनकी फर्दर प्रोसेसिंग और या फर्दर रीसेल सेम ईयर में हो रही है तो वो बन जाता है इंटरमीडिएट गुड। नाउ व्हाट अबाउट दैट केस कि फ्लावर बन तो गया था इन ईयर 1 बट उसको यूज करके ब्रेड बनाई है ईयर 2 में, मतलब सेम ईयर में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड अ फाइनल गुड। सेम ईयर में अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तब इंटरमीडिएट के लाया जाता है। तो फाइनल गुड की डेफिनेशन अगर आपको याद करनी है, रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दे डू नॉट एंड अप इन फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट इन्वेस्टमेंट गुड्स ईदर, ऐसे भी बोल दो। जो फाइनल नहीं है वो इंटरमीडिएट होगा, सीधी सी बात है। बट अगर इंटरमीडिएट की प्रॉपर डेफिनेशन है, दीज आर यूज्ड फॉर फर्दर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन दी सेम ईयर। ठीक है जी, बात वही है, डबल काउंटिंग वगैरह हो जाती है। अब हमको ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, अगर तो कंज्यूमर तक पहुंच गया है तो फाइनल है, और उसको फायदे फर्दर प्रोसेसिंग भी नहीं चाहिए तो फाइनल है, वो आइडेंटिफिकेशन करनी आसान हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन कहाँ से आ रही है हमारे पास? अल्टीमेटली डेफिनेशन से आ रही है। ये पूरी पैरा की रीडिंग फाइनल से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक अभी मेरे सामने रीडिंग, और जो बात नहीं समझ में आई मेरे साथ डिस्कस करो। मैंने कल की क्लास में डेफिनेशंस पूछनी है ये, तो अभी भी पढ़ना है, घर जाके भी पढ़ना है। एक सेकंड में वर्ड देखूं किस कॉन्टेक्स्ट में।
दे हैव डिराइव डिमांड मतलब फाइनल गुड्स की डिमांड है, इसलिए इंटरमीडिएट की डिमांड है। ब्रेड बनानी है तभी फ्लार लगेगा, फ्लार की डिमांड है, ये मतलब। ये बात लिखी भी हुई है, इफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट यूज्ड अप इन द सेम ईयर देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल। हाँ जी, अब कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, डेफिनेशन लिख पाएंगे। डेफिनेशन में कीवर्ड्स क्या है, फाइनल में कीवर्ड्स क्या है, मेंट फॉर कंजम्पशन और आर इन्वेस्टमेंट गुड्स। आगे एक्सप्लेन करने के लिए ये भी बोलेंगे दैट दीज आर नीदर टू बी रीसोल्ड और टू अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग। तो डेफिनेशन में दो सेंटेंसेस आए, फिर ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में भी दो सेंटेंसेस आना है, दीज आर नॉट मेंट फॉर कंजम्पशन एंड आर नॉट कैपिटल गुड्स ईदर, मतलब दे हैव टू बी रीसोल्ड और फर्दर प्रोसेस्ड इन द सेम ईयर। डेफिनेशन एंड जहां डेफिनेशन वहां एग्जांपल इम्प्लाइड ही है, क्वेश्चन एग्जांपल नहीं मांगेगा, आपको देकर आना है। एग्जांपल नहीं दिया नंबर कट जाएगा आधा, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आधा नंबर आपका एग्जांपल का ही है। एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लावर ब्रेड वाला दे दो या टायर कार वाला दे दो, जो भी दे दो, राइट। आगे बढ़ते हैं, दो कीवर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा है हमारे पास इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो कीवर्ड्स हैं, दैट दे कमांड अ मार्केट प्राइस एंड दे कैन बी एक्सचेंज या कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ मार्केट प्लेटफॉर्म। दो कीवर्ड्स, those basically those goods and services which command a market price pehla and which can be exchanged on a market platform dusra, those are called economic goods and services. In contrast to that, non economic goods and services bhi hote hain which cannot be exchanged in a market platform, which do not have a market price. For example, मम्मी पापा का प्यार दुलार मिलता मार्केट में, मिल जाता तो क्या ही बात थी, वैसे ही हमको घर से नहीं मिलता, बाहर से मिल जाएगा, राइट। अच्छा, आप कोई हॉबी वगैरह परस्यू कर रहे हैं, बेसिकली आप यूर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, आपने पौधा उगाया है, बट क्या आपने एक हॉबी के तौर पे पौधा उगाया है, तो एटलीस्ट वो हॉबी वाला पौधा जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। हॉबी के तौर पे ये बेसिकली आप कुछ भी कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। बात समझ में आई? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जीडीपी में क्या इंक्लूडेड रहती है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ग्रॉस, ग्रॉस मतलब बेसिकली हम ये बोलते हैं मार्केट वैल्यू तो है, अब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कैपिटल एसेट्स का इस्तेमाल होता है, और कैपिटल एसेट्स की डेप्रिसिएशन भी लगती है एक तरीके से, एंड ओवर द इयर्स लगती रहती है। एक तो है, ये तो है नहीं एक साल में कैपिटल एसेट्स हमारा खत्म हो गया, बट फिलहाल के लिए हम वो डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम ग्रॉस मार्केट वैल्यू तरीके से लेकर चल रहे हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन का ही एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए दैट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, लिख लीजिए दैट डेप्रिसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन ही वो गुड्स एंड सर्विसेज बने हो, प्रोवाइड किए गए हो, फर्क नहीं पड़ता अपने रेजिडेंट ने बनाए या नॉन रेजिडेंट ने बनाए।
तो कहने का मतलब अगर एक जापानीज कंपनी इंडिया में आके ऑपरेशन सेटअप कर रही है और उसने यहाँ पर आकर गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, वो यहाँ पर आकर भी कमाई कर रही है, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, ठीक है। बट अपना ही रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट बाहर जाके काम कर रहा है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। लास्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, बेसिकली ये बोला जाता है दैट नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। आपको ये मालूम है, कुछ होते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, कुछ होते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट? एग्जांपल, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक्यूमुलेटेड फिगर होती है। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब फॉर अ ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। एग्जांपल, आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L बनाते हैं, तो जो प्रॉफिट निकाला आपने, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बट जो बैलेंस शीट बनती है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट बनती है। बैलेंस शीट इज एक्यूमुलेटेड फिगर, पुरानी में नई वाली ऐड करती है। सो नेशनल इनकम इज अ फ्लो मेजर एज इन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड की निकाली जाती है फॉर अ क्वार्टर और फॉर अ ईयर, राइट। इसमें ऐड नहीं होता पिछली पिछली बार की नेशनल इनकम। तो सिंस इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट जिसको ड्यूरिंग दिस करंट पीरियड की बात करनी है, तो कहने का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज पिछले साल बने थे कभी, वो इस साल बिक गए। आप ये मान लीजिए पिछले साल बने थे, पिछले साल बिक भी गए, इस साल उनका सेकंड हैंड एक्सचेंज हो गया। हम कई बार सेकंड हैंड गाड़ियां भी खरीदते हैं, तो वो सेकंड हैंड एक्सचेंज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट ईयर जीडीपी। क्यों? क्योंकि वो जो गाड़ी थी जब बनी थी तब की जीडीपी में आज आ गई थी बेसिकली, है ना। तो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स नॉट इंक्लूडेड। ये साइड में मार्जिन आपके इसलिए छोड़े गए हैं ताकि आप लिख सको दैट सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। पर एक चीज है, मैंने गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी, उस सेकंड हैंड की जो वैल्यू है, मान लो मैंने 3 लाख में गाड़ी खरीदी, तो वो 3 लाख तो जीडीपी में नहीं आएगा। बट मैंने एक डीलर को कुछ ब्रोकरेज कमीशन दी है, वो ब्रोकरेज कमीशन तो फ्रेश सर्विस हो गई ना, उसकी वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। यही बात यहाँ पर लिखी है दैट वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट ए कंपनी सच एक्सचेंज विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, राइट। सो दैट्स इट। ये हमारे पास कुछ की टर्मिनोलॉजीज थी हमारी डेफिनेशन से। तो बार बार मैं दोबारा से डेफिनेशन बोलूंगी। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। छह टर्म्स की सिग्निफिकेंस पता चल गई, राइट। अब ये जीडीपी मेथड में काम कैसे किया जाता है लिखेंगे, जरा आपके पास बॉक्स बनाई हुआ, लिखेंगे दैट जीडीपी एट एमपी, it's value of output of all sectors minus value of intermediate consumption फिर इसके नीचे value of output is equal to sales plus closing stock minus opening stock। फिर GDP at MP is summation of value added, it is summation of value added। फिर अगर मार्जिन में लिखेगा सेल इंक्लूड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, सेल इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑल्सो एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेजेस करते हैं, परचेजेस इंक्लूड इंपोर्ट्स ऑल्सो, इंक्लूड्स इंपोर्ट। हाँ जी, sales include exports also, intermediate consumption that is purchases include imports। Sales include exports also,
ऐसा है, इस अटेम्प्ट में तो नहीं, May 22 अटेम्प्ट में नहीं, दिसंबर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें जहां पर आपको डोमेस्टिक सेल्स अलग बताई गई थी, एक्सपोर्ट्स अलग बताया गया था, तो दोनों को ऐड करके टोटल सेल्स आती है और इसके हिसाब से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलना था, वैल्यू ऑफ आउटपुट के हिसाब से जीडीपी निकलना था, एंड जीडीपी में आगे हम एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं जो हम आज सीखेंगे, तो एनएनपी एट एफसी निकलना था, नेशनल इनकम निकलना था। एक बच्चे ने एक्सपोर्ट्स लिया, एक्सपोर्ट्स गलत, सेल्स गलत, सेल्स गलत, आउटपुट गलत, आउटपुट गलत, जीडीपी गलत, जीडीपी गलत, आगे जो भी पूछा एनडीपी एटएफसी जीएनपी एटएफपी सब गलत, 5 नंबर पूरे उड़ गए। फिर वो बच्चा आके कहता है मैम मैं मेरा क्लियर कैसे नहीं। सेल्स मतलब ऑल सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट ऐड करने थे, बात लिखवाई जाती है फिर भी इग्नोर हो जाती है, ध्यान रखिएगा हर छोटी छोटी टर्म की यहाँ पर सिग्निफिकेंस। अब ये समेशन ऑफ वैल्यू एडेड का क्या मतलब है जरा समझना। मान लीजिए फार्मर ने बीट उगाई और बेच दी मिलर को 10 रुपए में, तो फार्मर के लिए वैल्यू एडेड 10 हो गया। मिलर ने 10 में खरीदी और उसको आटे में कन्वर्ट किया और आटा उसने बेच दिया बेकर को 15 में, तो 15 में उसने बेचा, खरीदा था कितने में, 10 में, वैल्यू एडेड कितनी होगी 5। फिर बेकर ने आटे को खरीदा 15 में और उसको ब्रेड में कन्वर्ट करके बेच दिया ब्रेड को 18 में शॉप को, तो इसकी तरफ से वैल्यू एडेड कितनी होगी, 18 माइनस 15 3। फिर जो शॉप है उसने 18 में ब्रेड खरीदी और कस्टमर को बेची 25 में, तो इसकी तरफ से वैल्यू एडेड कितनी है 7। तो या तो आप हर स्टेज की वैल्यू एडेड ले लो या चुपचाप फाइनल प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू उठा लो, 25 बात तो एक ही, राइट। अब कुछ एक्सक्लूजन होती है जीडीपी में, एक्सक्लूजन क्या, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी, दैट पेमेंट विच हैज बीन मेड बट इट नॉट इन एक्सचेंज फॉर एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वन साइडेड पेमेंट होगी, उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल, कोई स्कॉलरशिप, एजुकेशन स्कॉलरशिप कोई है, या गवर्नमेंट ने कोई पेंशन वगैरह दी है, तो गवर्नमेंट दो तरीके की पेमेंट करते हैं, या तो अपने नॉर्मल वेजेस एंड सैलरीज करती है, तो जो तो वर्कर काम कर रहे हैं तभी वेजेस एंड सैलरीज मिल रही है, वो तो होगी नॉर्मल फैक्टर इनकम। बट अगर अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को वो पेंशन दे रही है तो वो हो गई ट्रांसफर पेमेंट, वो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में आता है कि काम करने के बदले में जो पेमेंट है वही होनी चाहिए, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेशनल डेट एक तरीके से गवर्नमेंट बॉरोइंग्स का होता है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो वो भी हमारा ट्रांसफर पेमेंट ही माना जाता है, इट इज नॉट इन एक्सचेंज फॉर एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस, ठीक है। फिर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड, जो भी हमारी ट्रेडिंग वगैरह चलती रहती है। अब एक तरीके से शेयर पे पहले नाम मेरा था फिर आपका हो गया, क्या कोई गुड बना, क्या कोई सर्विस हुई ना जी, सो बेसिकली दीज आर जस्ट फाइनेंशियल क्लेम्स, ये जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूडेड नहीं रहते। एंड ऑब्वियसली अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस, इलीगल एक्टिविटीज, ये कहाँ से आ जाएंगे जीडीपी। आज की डेट में ड्रग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या वो जीडीपी में रिपोर्ट हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैनी इलीगल ट्रांजैक्शन और आल्सो अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस आल्सो ना अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन। अब मैं, हाँ जी, मैं तो ऑन पेपर्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो उसके हिसाब से अपनी रिटर्न शो कर रही हूँ। अब कोचिंग में मेरे को जो फीस मिल रही है मैं नहीं शो करती हूँ, तो क्या है ये जीडीपी में आ रही है, नहीं आ रही, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे कोई, नहीं, अच्छा, जो ऐसी इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं बैड्स, मतलब एक हम बोलते हैं कि गुड्स आते हैं जीडीपी में, बैड्स नहीं, इन दैट सेंस गुड्स आते हैं, बैड्स नहीं, as opposed to goods which GDP account for, so these are all ये बात, ठीक है जी। इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स में देखिए फार्मर का काम होता है क्रॉप प्रोडक्शन, उसने वीट उगाई, कुछ वीट उसने मार्केट में बेच दी, कुछ वीट उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दी, तो जो उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखी दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। फिर मुझको फिक्स्ड एसेट बनाना है, अब मुझे फिक्स्ड एसेट चाहिए, मैंने वो खरीदा नहीं, खुद से बना लिया, तो क्योंकि मैंने किसी से खरीदा नहीं डजंट मीन कि उसकी वैल्यू नहीं आएगी जी, बनाने वाली मैं थी, तो कुछ ना कुछ एक इम्प्यूटेड अमाउंट है कि हम मान लेंगे, नोशनल अमाउंट मान लेंगे, बट दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, राइट। ऐसे ही अगर हम खुद के प्रेमाइसेस में रह रहे हैं, मतलब मैं किसी को एज सच एक्सप्लिसिट रेंटल कॉस्ट नहीं पे कर रही, तो दैट इम्प्यूटेड रेंट ऑफ माय ओन अकोमोडेशन दैट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो लिख लीजिए ओन कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, ओन कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं बट उसमें से खुद ही कंज्यूम कर लिया कुछ, इंक्लूड रहेगा। ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
ओन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडेड रहेगा। फिर रेंट ऑफ ओन अकोमोडेशन वो इंक्लूडेड रहेगा। रेंट ऑफ ओन अकोमोडेशन वो भी इंक्लूडेड रहेगा। जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, दैट इज मोर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर मेथड। बात ऐसी एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपी ही कैलकुलेट होती है सबसे पहले। तो ये बोल जाता है कि कैपिटल गुड्स भी जीडीपी का हिस्सा बनते हैं। एंड ऑल्सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब जो गुड बिक नहीं पाए, मतलब बिक नहीं पाए यानी कि स्टॉक में रह गए, दे स्टिल विल बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी, ये बोला जाता है। दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, नॉट रेलेवेंट फॉर प्रोडक्ट मेथड दैट मच, बट क्योंकि उधर भी जीडीपी आती है ना तो इसलिए लिखवा दिया। ओपनिंग स्टॉक देखिए जो पहले से बना हुआ है वो इस साल बिक गया तो हमको नहीं चाहिए वो, क्योंकि जब बना था तब की जीडीपी में आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक बन गया इस साल बिक नहीं पाया, बट स्टिल जो बना इस साल बिक नहीं पाया, स्टिल दैट विल बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी इज बेसिकली आउटपुट बेस्ड नॉट सेल बेस्ड, राइट? ओके, अब जहां हमने जीडीपी समझ लिया, आगे की टर्मिनोलॉजीज आपने समझ ली। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फर्क क्या है, उधर वर्ड डोमेस्टिक था, इधर वर्ड है नेशनल। नेशनल वर्ड रिलेटेड होता है हमारे रेजिडेंट से। हमारा रेजिडेंट चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करे चाहे बाहर की टेरिटरी में जाके काम करे, हमारा रेजिडेंट क्या काम कर रहा है, दैट वो इस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। तो अगर इसकी डेफिनेशन याद करनी हो, मैं बुक नहीं देख रही है, शायद आप लोग भी बुक ना देखो, ऐसे बता पाओगे डेफिनेशन 6 कीवर्ड्स। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन produced by national resident within territory or outside territory during a given time period। याद है बस। अब हाउ डू वी एडजस्ट दिस थिंग कि नेशनल रेजिडेंट क्या काम कर रहा है। जी एक वर्ड होता है कि नेशनल रेजिडेंट को कमानी होती है फैक्टर इनकम्स। अब जीडीपी कॉन्सेप्ट में ये बात हो जाती है, देखिएगा जो जीडीपी कॉन्सेप्ट है इसमें हम फैक्टर इनकम्स बांटते हैं अपने रेजिडेंट को भी और नॉन रेजिडेंट को भी। और हमारा रेजिडेंट कहीं और से जाके भी, अब्रॉड से भी फैक्टर इनकम कमा रहा होता है। अगर मुझे नेशनल कॉन्सेप्ट की बात करनी है तो रेजिडेंट कॉन्सेप्ट की बात करनी है, तो बेसिकली मुझे चाहिए ये और ये। कैसे करेंगे, जीडीपी में से नॉन रेजिडेंट को फैक्टर इनकम जो गई है वो माइनस कर दो, और रेजिडेंट ने जो अब्रॉड से कमाई है वो ऐड कर दो। तो बेसिकली इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक वर्ड होता है प्यार से मुझे एनएफआई बोल देते हैं, तो लिख लेते हैं वो चीज को। आती है आपको चीज में? फिर भी मैंने अजम्पशन क्या ली होती है कि आपको नहीं आती, बट क्योंकि ऑब्वियसली आपको आती है इसलिए इतनी स्पीड से काम हो रहा है। सो इट इज जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड हम ये बोलते हैं नेशनल इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। नेशनल को एक हम ब्रॉड टर्म मानते हैं, इसलिए हम जीडीपी में वो एनएफआईए ऐड कर रहे हैं। तो एनएफआईए होता क्या है, इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब कई बार ना एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन जीएनपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एमपी। डेफिनेशंस बताएंगे और एग्जांपल देंगे। एग्जांपल क्या देंगे, एक बार ना खुद ही रीडिंग कीजिए, बेसिकली यहाँ से ये पैरा, ये पोर्शन।
हाँ जी, एग्जाम्पल क्लियर हो? ऐसे ही एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के देने आते हो पेपर में, बना भी सकते हैं, आसान है ये तो। ठीक। हाँ जी, डन। बढ़िया। राइट। नेक्स्ट, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी के कंपैरिजन में किस चीज का डिफरेंस आया? ग्रॉस एंड नेट का। उधर होता था ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, इधर हो जाएगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन माइनस करनी है? देखिए हम धीरे धीरे एनएमपी एट एफसी पर पहुंचने वाले हैं। बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट इज नेशनल इनकम। नो बेसिकली मार्केट वैल्यू जो कॉन्सेप्ट होता है, ये मार्केट वैल्यू है बेसिकली। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ये बात हम जानते हैं। बट कि डेप्रिसिएशन को हम बोल दें इनकम बढ़ रही है, कहीं तो नहीं बढ़ रही है ना, इसलिए हमको मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड होती है डेप्रिसिएशन जैसी चीजें, बट हटानी पड़ेगी टू अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, जिसको हम एनएमपीएटएफसी बोलते हैं। राइट। अब बेसिकली ये इनकम का हिस्सा नहीं है, इसलिए माइनस करवा दो, क्योंकि जीडीपी एट एमपी का हिस्सा है। तो एनडीपी एट एमपी इज नथिंग बट इट इज जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? आज ही आपको बताया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट एनएनपी एमपी। बिना बुक देखे डेफिनेशन गा के बता सकते हो? फिर से बताओ, एनएनपी एमपी। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन produced by residents within territory or outside territory during a given time. शाबाश। अब एनएनपी एट एमपी पर आना है, कहां से? मान लो जीडीपी एट एमपी से। क्या करेंगे? जी से एन करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए एनएफआईए ऐड। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट। सुनिएगा, हम अगर ये बोल दें कि जितना भी हम मार्केट प्राइस चार्ज कर रहे हैं गुड्स के लिए, सारा का सारा फैक्टर इनकम बन जाता है कि जी इसी में से उठा के हम रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, वेजेस वगैरह दे देते हैं, ऐसा नहीं है। नाउ दिस मार्केट प्राइस, और एक वर्ड होता है फैक्टर कॉस्ट। हमारी नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय फैक्टर कॉस्ट। इसमें फर्क किस चीज का होता है? टैक्सेस का। मार्केट प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। दीज, इसमें टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं बाय द वे। इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, ये इंक्लूडेड इसमें रहता है। एंड ऑल्सो मार्केट प्राइसेस आर समथिंग विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्सिडीज ऑल्सो, कि सब्सिडी मिल रही है इसलिए मार्केट प्राइस कम चार्ज किया जाता है। तो फैक्टर इनकम तो पूरी पूरी दे रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज सरकार से सब्सिडी मिल रही है तो हमको मार्केट प्राइस कम हम चार्ज कर लेते हैं। सो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का फर्क पड़ जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का। अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करवाओगे और सब्सिडीज ऐड करवाओ, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। आई थिंक ये बात आपके पास लिखी भी हुई है, कैसे पहुंचना है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अब ये मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोल देते हैं। पता होना चाहिए आपको, लिख लो। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस या प्रोडक्शन टैक्सेस। देखो नाम ना एक जैसे हैं, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आया भी हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस
जो कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आउटपुट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। दोज आर कॉल्ड प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब विच आर चार्ज्ड ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी बट आर नॉट रिलेटेड टू द आउटपुट प्रोड्यूस्ड, दोज आर कॉल्ड प्रोडक्शन टैक्सेस। एग्जाम्पल सुनिएगा प्रोडक्ट टैक्सेस के। जीएसटी चार्ज किया जाता है, 2 यूनिट्स बिकेंगे तो 2 यूनिट्स के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। बट प्रोडक्शन टैक्सेस ऐसे होते हैं कि हाँ जी, कोई फैक्ट्रीज को कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट वगैरह लेनी पड़ गई उसको, या कोई लोकल म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करनी पड़ गए विच हैव नथिंग टू डू विद हाउ मच आउटपुट फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग, वो हो गए प्रोडक्शन टैक्सेस। ठीक है जी। ऐसे ही सब्सिडीज भी बन सकती हैं, प्रोडक्ट सब्सिडीज या प्रोडक्शन सब्सिडी। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस करती है कि जितना आप रॉ मटेरियल यूज करोगे या जितना प्रोडक्ट बनाओगे उसके हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह जो मिलती है ये हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी मिलती है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट सब्सिडी। बट कई बार फ्लैट सब्सिडी मिल जाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 10 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है, तो ये क्या हो गया, नॉट रिलेटेड टू द आउटपुट, हेंस प्रोडक्शन सब्सिडी। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज ये आपको याद होना चाहिए, टू बी लर्न है, मतलब ऑब्वियसली टू बी लर्न है, स्पेसिफिक चीज आया हुआ है ये 2 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे डिस्टिंक्शन आ सकती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं यहाँ पर, और आंसर करना बहुत ही ज्यादा आसान है एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल याद होना चाहिए प्रोडक्ट टैक्सेस का, प्रोडक्ट सब्सिडीज का, प्रोडक्शन टैक्सेस का, प्रोडक्शन सब्सिडीज का। पता है रीडिंग तो इसके घर पे ले लेंगे ना, रीडिंग इसके घर पे लेनी है। तो एक बार ये एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है दैट अगर फैक्टर कॉस्ट है 50, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 15 और सब्सिडी है 10 की, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 50 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 10, तुम्हारे पास ये कितना आ गया 55। ओके जी। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस है यहाँ पर, डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस आर नेवर अ पार्ट ऑफ मार्केट प्राइस। फैक्टर इनकम बट जाती है, उसमें से पर्सनल इनकम टैक्सेस दिए जाते हैं, डायरेक्ट इनकम टैक्सेस दिए जाते हैं। these are not a part of national, these are not a part of market values, right? Okay, concept लिख लिया हमने, that GDP at FC is equal to GDP at MP minus, क्योंकि मार्केट प्राइस इज अ ब्रॉड टर्म, फैक्टर कॉस्ट छोटी टर्म होती है, तो मार्केट प्राइस इज अ ब्रॉड टर्म माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब अगर आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे और सब्सिडी ऐड करोगे, बात तो वही है। हाँ जी। अब लास्ट की 2 टर्मिनोलॉजीज रहती है, एनडीपी एट एफसी, और दिस इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इसकी डेफिनेशन या तो 6 की पॉइंट से अपनी तरफ से बनाए तो क्या बोलेंगे, इट इज फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल economic goods and services net of depreciation produced within domestic territory during the given time period। एक तो ये डेफिनेशन बन गई, दूसरी क्या है, इट इज सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी। बात ही खत्म, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे आ गई, सो नाउ यू कैन यूज द वर्ड फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम बांटी, बट कहाँ बांटी, डोमेस्टिक टेरिटरी में बांटी। चाहे वो फैक्टर इनकम अपने नॉन रेजिडेंट को चली गई, बेसिकली टू अब्रॉड भी चली गई, कोई चक्कर नहीं, बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी में बांटी। अब एनडीपी एट एमपी आपके पास ऊपर आया हुआ है, या एनडीपी एट एफसी है और जीडीपी एट एमपी से स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे बताओ, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, ना मेन कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी, डेफिनेशन आप जानते हैं इसकी क्या है, बेसिकली इट इज फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय residents of the economy, residents of the country, whether from domestic territory, whether from abroad। और NNP at FC पर अराइव करना है, अगर जीडीपी एट एमपी से स्टार्ट करें तो तीनों एडजस्टमेंट हो जाएगी। ग्रॉस से नेट पर आने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे। एंड
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे। अब यही कंफ्यूजन रहती है, क्या माइनस क्या करना होता है, ऐड क्या करना होता है, समझिएगा। डेप्रिसिएशन को लेकर बात करते हैं, ग्रॉस बड़ी टर्म है या नेट बड़ी टर्म? ग्रॉस। सो ग्रॉस, ये समरी में लिखना है, ग्रॉस इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन। फिर नेशनल बड़ी टर्म है या डोमेस्टिक बड़ी टर्म है? नेशनल। सो नेशनल इज डोमेस्टिक प्लस NFI। एंड देन मार्केट प्राइस बड़ी टर्म है या फैक्टर कॉस्ट बड़ी टर्म है? मार्केट प्राइस। इट इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताइए, कंट्रोल में आ जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, गलती तो नहीं होगी। बहुत बढ़िया। आप सीख चुके हैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, बट अब प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्यूशन ही देखना, सोल्यूशन ही देखना, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखेंगे, सिर्फ स्क्रीन की तरफ। How are the following transactions treated in national income calculation? What is the rationale in each case? Electricity sold to a steel plant. क्या ये हिस्सा बनेगी नेशनल इनकम का? पहले साफ साफ ये बताओ। बनेगी। कैसे सोचेंगे? क्या ये फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है? इंटरमीडिएट है, नहीं बनेगी। क्यों? अच्छा, रैशनल देगी, क्यों नहीं बनेगी? बिकॉज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। इलेक्ट्रिक पावर सोल्ड टू कंज्यूमर, अब वही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पे है, तो ये फाइनल गुड बन जाएगी, मतलब इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अच्छा, कार मैन्युफैक्चरर प्रोक्योरिंग पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर मार्केट, तो पार्ट्स एंड कंपोनेंट नेशनल इनकम में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या है ये? इंटरमीडिएट। कंप्यूटर प्रोड्यूसर बाइज अ रोबोट प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री एंड यूज इट इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कैपिटल रोबोट है क्या? रोबोट घुस रहा है कंप्यूटर बनाने में? चला क्या रोबोट कंप्यूटर एक बना? नहीं ना। तो दिस इज अ कैपिटल गुड, दिस इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड। वही एग्जांपल हो गया ना कि ब्रेड बनाने के लिए आटा लग रहा है, तो फ्लावर इज एन इंटरमीडिएट गुड, बट वही ब्रेड बन रही है अवन में, तो क्या अवन को भी बोल देंगे कि हाँ जी बस इंटरमीडिएट गुड चला गया, भस्म हो गया? नहीं ना। हाँ, तो मतलब रोबोट इज अ कैपिटल गुड, इट इज एन इन्वेस्टमेंट गुड एंड ऑल इन्वेस्टमेंट गुड्स आर फाइनल गुड। ठीक है जी, क्लियर है? इसी को लेकर ही गलती होती है। डन। जो प्रॉपर वर्डिंग्स है, देखो ऐसा है, जो ये डिब्बे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका सोल्यूशन मैंने ICSE चेक है, मैंने अपना कुछ नहीं डाला, तो ये नहीं बोलना मैम लेंथी है और क्या लैंग्वेज है, बस ये ICSE की लैंग्वेज है। बट थिंक इज ऐसी चीजों में तो आपको कोई रट्टे बजाने की जरूरत नहीं होती। मेन कीवर्ड्स क्या लिखने हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। पहले आप ज्यादा से ज्यादा लिख देंगे ब्रॉडली ऊपर ऊपर मेन नेम कि फाइनल गुड क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। फिर सब पार्ट्स में आपने आइडेंटिफिकेशन की और फिर रीजनिंग दे दी कि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लिए जाएंगे, क्या रैशनल है, बिकॉज दिस विल लीड टू डबल काउंटिंग। फिनिश हो गया ये क्वेश्चन डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन, citizens of country X undertake numerous non-market transaction. What impact do these transactions have on GDP? Non-market transaction मतलब एक तरीके से unreported transactions कर रहे थे, तो इसका नहीं included तो नहीं है, unreported है तो वैसे included नहीं है। आपसे ये नहीं पूछ रहे include होगी कि नहीं होगी जी, unreported है तो नहीं है। GDP पे impact क्या है? GDP understated रहेगी, जो true GDP नहीं पता चल पाएगी। अच्छा, a seller A sells a used car to B and receives 60,000. How much of sale proceeds will be included in national income? हाँ जी, second hand है, second hand does not come, क्योंकि लॉजिक देंगे, क्योंकि जब ये बना था तब इंक्लूड हो गया था, तो अब जब दोबारा से बिक गया तब से उस टाइम पर नहीं इंक्लूड होगा। हाँ जी, नहीं एक यूनिट नहीं, 2-2.5 क्लासेस लगनी है एक यूनिट में, क्योंकि आप अगर घर जाके देखेंगे ना, इसी एक यूनिट से आपके पास पूरा 50 मार्क्स का पेपर आता है, इंक्लूडेड चॉइसेस 52 एक्चुअली। 52 में से 10-12 नंबर सिर्फ यूनिट 1 में से भी हो सकते हैं। आज मैं काउंट भी कर लूंगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है जी इनकम मेथड। इनकम मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं जी। इनकम मेथड जो है हमको सबसे पहले NDPA बताएगा। एक बार ना वापस जाओ, प्रोडक्ट मेथड जब शुरू हुआ था, सो प्रोडक्ट मेथड हमको बताता है कि जी पहले तो निकलेगी आपके पास GDP, और GDP से आप NNPA तक पहुंचेंगे। बच्चे एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो रही है।
हाँ जी, तो प्रोडक्ट मेथड आपको बताएगा कि जीडीपी एट एमपी पहले आएगा और इसकी हेल्प से आप एनएनपी एट एफसी तक पहुंचेंगे। वेरास प्रोडक्ट मेथड है ये। इनकम मेथड हमें क्या बताएगा कि पहले निकलेगा एनडीपी एट एफसी, पहले निकलेगा एनडीपी एट एफसी और एनटीपी एट एफसी से आप एनएनपी एट एफसी पर पहुंचेंगे। तो इनकम मेथड में आप सीधा डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी पर अराइव करेंगे ना। इनकम मेथड बताएगा एनडीपी एट एफसी। व्हाट इज एनडीपी एट एफसी? डोमेस्टिक इनकम का ही दूसरा नाम। डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या थी? सिंपली सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब फैक्टर्स इनकम जो है, जिसको आप बचपन में क्या क्या बोलते थे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। थोड़े से टेक्निकल वर्ड है, वेजेस की जगह वर्ड रखेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में एक तरीके से वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, इवन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हिस्सा बनेगा। एनी बोनस, कमीशन, एनीथिंग। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि एम्प्लॉयर्स कॉम्पनसेशन आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा जी। दैट इज काइंड ऑफ अ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के लिए मिलाकर एक इकट्ठी वर्ड है ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड आपको याद होना चाहिए। इट इज समेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड ऑल्सो क्या होता है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी वर्ड आप सभी जानते हैं, किस चीज के लिए होती है रॉयल्टी? यूज ऑफ ब्रांड नेम और अ पेटेंट और समथिंग। जस्ट लाइक रेंट, ये भी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो रॉयल्टी को लेकर भी कंफ्यूजन ना हो, रॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड देन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जी, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं बेसिकली, जैसे कि अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर लेटर से। तो उन्होंने अपनी कैपिटल तो लगाई होती है, उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप भी लगाई होती है। ठीक है, कैपिटल के बदले कौन सी फैक्टर इनकम होती है? क्या? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। अब जब एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान है तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि उसने जो कमाया उसमें से कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रॉफिट है। तो जब ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो हमने अलग से उनको साइड में कर लिया, नाम दे दिया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ में आई? So NDP at FC is just summation of compensation of employees, operating surplus and mixed income of employed। एंड एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पर कैसे आना आप लोग जानते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो है, बेसिकली रॉयल्टी मैंने आपको बता दिया, कॉम्पनसेशन में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, एंड ट्रांसफर इनकम्स एंड आर एक्सक्लूडेड, ये बात हम जानते ही हैं। ठीक है, नो वेरी क्विकली वी हैव टू जंप एट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जब खत्म हो जाएगा ना, तो हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के जो टाइम आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। जी, ये मेथड सबसे पहले अराइव करेगा जीडीपी पर और जीडीपी से हमको एनएनपी एट एफसी पर पहुंचाएगा। है यूनिट 40 पेजेस का यूनिट है। 40 पेजेस तो नहीं, कुछ 30 पेजेस ही होंगे शायद, पता नहीं। है, मैं बता रही हूँ ना, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है और नंबर आ गए तो फ्री के नंबर होते हैं ये, इसलिए बहुत मेहनत करनी है। इस पे गलती हो गई मतलब लानत है हमारे ऊपर। इकोनॉमिक्स में क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गलती करके आए और वो भी इस यूनिट में से। हाँ जी, एक्सपेंडिचर मेथड बात करता है कि सिंपली इसमें इट इज सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगेन द वर्ड फाइनल, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन में फाइनल गुड्स सर्विसेज आते हैं। अच्छा, एंड इधर कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर गुड्स आते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या इंक्लूड हो रहा है? कंज्यूमर। वैसे हमें पता है कि अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ जीडीपी, बट वो कैपिटल गुड्स चले गए नेक्स्ट हेडिंग में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब समझना कंज्यूमर गुड्स का क्या मीनिंग। कंज्यूमर गुड्स मतलब, अब इसमें चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूमर गुड्स पे कोई खर्चा करे, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने उसमें भी डिस्टिंक्शन कर ली, प्राइवेट ने क्या खर्चा करना है एंड अलोंग विद दैट गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स पे क्या खर्चा करना है, दोनों को ऐड करके आ जाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब
कितने के कंज्यूमर गुड्स खरीदे गए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इट इंक्लूड्स हाउसहोल्ड्स एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। बट क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं तो लैंड एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो कि हाउस होल्ड वगैरह अपने लिए खरीदता है या बनाता है, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकॉज वो आगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनने वाला है। सो मेन फोकस क्या है दैट दीज यहाँ पर हमको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान है, कंज्यूमर गुड्स की तरफ मेनली है। पहला पॉइंट है रिलेटेड टू कि कितने के कंज्यूमर गुड्स खरीदे गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने वाला कौन है जी? देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकता है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर सेक्टर बिजनेस सेक्टर भी तो करेगा। वो भी तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा, राइट? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। एक और चीज है, एक और चीज है विच इज नॉट एग्जैक्टली अ कैपिटल गुड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स अनसोल्ड पोर्शन ऑफ द स्टॉक, मतलब अनसोल्ड पोर्शन ऑफ द आउटपुट। क्योंकि हम यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या आया था बेसिकली कि कितने का खरीदा गया मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने का बिक गया, मतलब ऊपर सिर्फ सोल्ड कंपोनेंट चल रहा है। इवन इन्वेस्टमेंट गुड्स में भी इन 3 पॉइंट्स में सोल्ड कंपोनेंट चल रहा है, अनसोल्ड के लिए क्या आ गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब एक और चीज, नेट एक्सपोर्ट्स हमको यहाँ पर ऐड करने होते हैं। जीडीपी का तीसरा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो पहला पॉइंट था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला, वो ये बता रहा था हाउस होल्ड ने कितना कंज्यूमर गुड खरीदा। अब ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने खरीदा इंपोर्ट करा के ना, इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो खरीदा कब बना, कहाँ बना था? बाहर बना था, तो शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी, राइट? तो ऐसा इंपोर्टेड प्रोडक्ट, ऐसी इंपोर्टेड परचेसेस जो कि यहाँ का हिस्सा तो बन गई है बट दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी, क्योंकि जीडीपी कॉन्सेंट्रेट करता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पर, इसलिए अलग से इंपोर्ट्स को माइनस करवाया जाए। अच्छा, फिर होता क्या है कि अपना आउटपुट डोमेस्टिकली बना, शुड बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी, बट बिक गया बाहर, मतलब एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट हो गया तो मतलब डोमेस्टिकली तो किसी ने नहीं खरीदा ना, क्योंकि ऊपर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है या ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये बताते हैं कि डोमेस्टिकली क्या खरीदा जाता है, ये एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से या परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो वो डोमेस्टिकली किसी ने नहीं खरीदा, तो ना पॉइंट नंबर 1 में आया ना 2 में आया, हमको अलग से कहाँ ऐड करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3 में जाके ऐड करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली है तो पार्ट ऑफ जीडीपी, डोमेस्टिक आउटपुट है, चाहे बाहर बिका, तो फिर पॉइंट नंबर 3 में आके हम स्पेशली ऐड करेंगे। सो एक्सपोर्ट्स आर एडेड एंड इंपोर्ट्स आर माइनस। अब जो बचपन में हम पढ़ते थे इसी आइडेंटिटी को ऐसे पढ़ते थे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट इस यूनिट में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? इस नेक्स्ट वाले यूनिट में आपके इस्तेमाल हो जाएगा। बेसिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग हो गया और उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग हो गया, वेराज जी बताता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे कंजम्पशन वाला चाहे इन्वेस्टमेंट वाला। तो ये थोड़ा सा इधर उधर प्लेसिंग अलग हो गई है, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस इन यूनिट 1, वो यूनिट 2 में जाके यूज होगा। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अब एक बार ना वेरी क्विकली यहाँ पर समरी लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में ना काफी चीजें आ जाती हैं, यहीं पर ही समरी लिख लो। बस प्रॉमिस है ये लास्ट बोरिंग पोर्शन है, इसके बाद न्यूमेरिकल हो जाएगा स्टार्ट। आप लिखिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर सेकेंड वर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये पॉइंट आपको, ये नाम आपको याद होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों रख रहे हैं ग्रॉस? क्योंकि जीडीपी ग्रॉस होती है, मतलब डोमेस्टिकली कितना इन्वेस्टमेंट हमने एक्सपेंडिचर किया। इट इंक्लूड्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस सेक्टर, एंड अलग से इट इज गोइंग टू इंक्लूड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
और तीसरा सिंपली नेट एक्सपोर्ट्स में, वो नेट एक्सपोर्ट्स आप जानते ही, इट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जानते ही हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एक और ब्लैंक पेज है आपके पास। अब इस ब्लैंक पेज में हम कल लिखेंगे, बेसिकली कल जब हम रिकॉल करेंगे ना, तो तीनों मेथड की जितनी भी की टर्मिनोलॉजीज है एट वन प्लेस, वो कल हम लिख लेंगे, राइट। अब देखिएगा, एक ये चीज है दैट ऑल थ्री मेथड्स शुड अराइव एट सेम फिगर ऑफ नेशनल इनकम, राइट। बट हमारी बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है, वो आईसीए ने पेपर में भी डाल दिया था, जिसमें नहीं आ रही डेटा ही ऐसा है, मतलब डेटा ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन की। अब सोचो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट परेशान कि यार नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज आउट हो जाता है। तो आइडियली कॉन्सेप्चुअली तो यही है, सेम फिगर आनी चाहिए। नहीं भी आई, अगर आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस, आपने मेथड प्रॉपर्ली लगाया, तो रोना नहीं है, मैंने आपको अभी से अलर्ट कर दिया, आईसीआई ये हरकत कर सकता है, ये सारी माइंड गेम आईसीआई के आपके साथ, घबराना नहीं होता, इलॉजिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नाउ अराइव एट डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो चैप्टर की स्टार्टिंग में थी, मैंने आपको पेंडिंग रखवाई, अब आपको समझ में आएगी। दो डेफिनेशन है डिब्बे में, ये रही। एक बड़ी डेफिनेशन मेरे साथ साथ पढ़िए, पहले वाली। It is defined as net value of all economic goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus NFIA। मीनिंग समझ में आता है और अग्री भी करते हैं। NNP/FC का मीनिंग है नेट वैल्यू, इकोनॉमिक गुड्स हमें पता है, विद इन डोमेस्टिक बोल के बाद में NFI बोल दिया, मतलब आ गए अपने आप नेशनल कॉन्सेप्ट पे। अच्छा दूसरी पढ़ना, ये ज्यादा आसान है। सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। और ये दोनों डेफिनेशंस टू बी लर्नड है, कल मैंने आपसे पूछनी है, आज घर जाके याद करनी है ये दोनों, ठीक है। तो अब सुनना, अभी क्लास ओवर नहीं हो रही है, बट जितना अभी तक हमने ये पढ़ा उसकी रीडिंग, और वो रीडिंग ही होगी बेटा, लर्न करने वाला कंपोनेंट कम है। लर्न आप कुछ कुछ क्लास में कर भी चुके हैं, कीवर्ड्स आपको रीड करना है, पक्का करना है, जो आपको लगता है कि अच्छा नहीं याद हुआ वो याद करना। कितने पेज बन गए टिल एक्सपेंडिचर मेथड? तकरीबन 11। आगे एक बार ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में डिस्कस कर लो, 12 पेज हो जाएंगे। Why do pensions and other security payment get excluded while calculating national income? ट्रांसफर पेमेंट है, आपने बोल तो दिया ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट की डेफिनेशन बताए, दोस पेमेंट्स which are not made for exchange of goods and services, so they should not be a part of GDP. How are following transactions treated in national income? What is the rationale? Expenditure by government on providing free education. इंक्लूड, कोई कह रहा इंक्लूडेड है, कोई कह रहा ट्रांसफर पेमेंट है, सोचो लॉजिक क्या है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। देखिए एक वर्ड होता है, गवर्नमेंट ने उठा के स्कॉलरशिप दे दी बच्चे को, वो होता ट्रांसफर पेमेंट, ना इंक्लूड होता। यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में। गवर्नमेंट खर्चा कैसे कर सकती है फ्री एजुकेशन के लिए? किताबों का खर्चा हो गया, स्कूल सेटअप कर दिए जो फ्री में पढ़ाएंगे, या यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कर दी, गवर्नमेंट ने तो खर्चा कर दिया। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने खर्चा किया। दिस इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट जी। ट्रांसफर पेमेंट होता है कि गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, सामने से कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, सामने से क्या मिल रहा है? यूनिफॉर्म मिल रही है, जो आके वो फ्री में बांटे जो मर्जी करे। यहाँ पे तो सोचो ना कि एक तरीके से पेमेंट कर रही है किस चीज के लिए? इन एक्सचेंज ऑफ अ गुड। यहाँ पे उसने खर्चा किया स्कूल सेटअप करने में, स्कूल बनाया, उसने इन्वेस्टमेंट खर्चा कर दिया, उसने यूनिफॉर्म्स खरीद के बच्चों को दे दी, उसने पैसे दिए और यूनिफॉर्म सेलर से यूनिफॉर्म्स खरीद ली। तो कहाँ से हो गया ये ट्रांसफर पेमेंट? दिस इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट, दिस इज अ प्रॉपर एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। यही पॉइंट होता है, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ स्कॉलरशिप टू अ स्टूडेंट, हो जाता ट्रांसफर पेमेंट। अच्छा कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ अ हाउस नहीं आएगा। मिनरल वेल्थ ऑफ अ नेशन,
नहीं आएगा। देखिए, वेल्थ कॉन्सेप्ट डिनोट्स हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टोटल वैल्यू। हम ये बोलते हैं जो नया मिनरल एक्सट्रैक्शन हुआ है, जो नया मिनरल एक्सट्रैक्शन हुआ इसी साल हुआ है, वो आ जाएगा। बट जो पहले से इकट्ठा होके पड़ा है वो नहीं आएगा। सो टोटल वेल्थ विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर विल बी इंक्लूडेड। चलो अब जंप मार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आओ, बहुत सोली आ जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलो जी स्टार्ट करें। करेक्ट है? नहीं, कुछ नहीं होगा। बेसिकली मेन चीज कहते हैं हाउस है, वो पहले जब भी उसकी वैल्यू थी वो आ चुकी है, अब कुछ नहीं लेंगे ये बात। अब देखिएगा, कंप्यूट नेशनल इनकम। हमको नेशनल इनकम के लिए मेथड आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन कौन से मेथड का डेटा दे रहा है, एक्सपेंडिचर। तो प्रॉपरली आप लिख कर बताते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी, अच्छा कॉपी नहीं है? आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, टाइम थोड़ी ना वेस्ट करूंगी। हाँ जी, 15 मिनट और। क्वेश्चन तो कल भी चलने, कल की फुल क्लास तो मेडिकल होने वाली है। एफएम की कॉपीज भी नहीं होंगी। और मैं इतना चिल्लाया था पहले, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, न्यूमेरिकल है, तो ये भी नहीं सुनो मेरी बात, अभी ना कर लेते, छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी, घर जाके कॉपी में कर लेना, आंसर अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है? जिनके पास कॉपी है वो तो करे। हाँ जी, स्पेस थोड़ी थोड़ी है, वहीं पे भी हो जाएगा। तो एक और मतलब मैं इतना बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी में खुला टाइम हो जाता है, खुला काम है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी, अच्छा जी ठीक है जी, मेरे को बस याद दिलाना, रिमाइंड करा देना कि मैम प्लीज शेयर दी सॉल्यूशन पीडीएफ। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन जरूर वर्ड बोल रहा है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको लग रहा है कि शॉर्टकट मार के सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लिख सकते हैं, मत लिखना। आदत होनी चाहिए प्रॉपर वर्ड्स की। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई जीएफसीई, एग्जाम में नहीं चल सकती, क्लास में पढ़ लो। प्लस चलो मैं भी शॉर्ट फॉर्म पे आ गई, जीएफसीई प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट नेट एक्सपोर्ट्स। अब ऐसा है, कंजम्पशन 750 और गवर्नमेंट परचेजेस 100, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 250, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स है 100, इंपोर्ट्स है 200, कितना आ गया? 1000। अब ये तो जीडीपी आया है जी, ये तो जीडीपी आया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? नेशनल इनकम। हम बोलेंगे ड्यू टू लैक ऑफ डेटा वट एवर इज जीडीपी दैट इज नेशनल इनकम। ये कोई क्वेश्चन है? ना भी करते तो भी चल रहा था। क्या ही है, कुछ भी नहीं है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ अदर डेटा, हेंस नेशनल इनकम का आंसर कितना आ गया? 1000। हाँ जी, ऊपर करना, लैक ऑफ अदर डेटा। अच्छा, ड्यू टू लैक ऑफ अदर डेटा। आगे से रोज इकोनॉमिक्स की कॉपी ले आया करिए, जरूरी नहीं आपको नई कॉपी बनानी है, मतलब ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता है, इट इज यूनिट 1 एंड यूनिट 2,
एंड सम लेटर यूनिट्स, मतलब उधर लेटर वाले यूनिट्स में भी ऐसा है कि 10 पेजेस मैक्सिमम पर यूनिट, वो भी 3-4 ही है, तो इतनी मोटी कॉपी नहीं लगानी अगर न्यू लगानी है, अदरवाइज एफएम वाले में कंटिन्यू करो, पीछे से शुरू करो। ठीक है, चलिए जी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ जी, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड डिराइव नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। एक बार डेटा की रीडिंग लेना, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एनएफआईएफ, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, मतलब दिस इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि ये वाली चीजें थी ना जो आपको लिखवाई थी, कहाँ गया जी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, वो तीनों बता दें। तो बेसिकली मेथड कौन सा लगता हुआ दिखाई दे रहा है हमको? अगेन एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है जी, लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, ना जीडीपी एट एमपी, देखो क्वेश्चन में डेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपना ये कॉन्सेप्ट ऑल्टर करेंगे। बेसिकली हमारा वैसे कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज मेड अप ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखिए, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या जुड़ता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में 4 बातें आती हैं, क्या क्या? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर, और चौथी क्या चीज थी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो उन अब चारों चीजों को ऐसे लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में बांट के लिखी हुई है ना, क्वेश्चन में एक चीज गिवन नहीं है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, वो 4 टुकड़ों में है, तो 4 टुकड़ों के नाम लिखोगे आप। इट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, it is fixed investment by government, it is fixed investment by business, and along with that inventory investment। अच्छा, भूल मत जाना नेट एक्सपोर्ट्स को। अब इन्होंने हमें एक्सपोर्ट्स दिए हैं, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जो भी प्लस माइनस करना है करो, आंसर बता दो। कितना बता रहे हैं आप मुझे? 5500, बिल्कुल ठीक है। 5500 करोड़ इज द जीडीपी का आंसर। हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड में पहले जीडीपी ही आता है। हाँ जी, क्वेश्चन ने अब आपको ये भी पूछा है जीडीपी एट एमपी के बाद डिराइव नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी। इट इज जीडीपी एट एमपी माइनस, अभी सभी लोग नहीं पहुंचे 5500 करोड़ पे, आ गया ना? अच्छा ये बताओ, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, फिर नेक्स्ट प्लस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, मुझे बोल सकते हैं, अच्छा नहीं, यूजुअली नहीं देखने को मिलता है, प्रॉपर नाम आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब कोई नहीं लिख दो, कोई चक्कर नहीं, नाम में क्या रखा है, जो मर्जी नाम दे दो। जीडीपी एट एमपी 5500, डेप्रिसिएशन -50, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो नेगेटिव में है जी, तो -50 वो नेगेटिव में है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो 100 है,
सब्सिडीज है कोई? माइनस इनटू, तो ये कितना आ गया? 5300 करोड़। ओके, अब अगला क्वेश्चन करा तो सकते थे, स्पेस चाहिए वो उतनी है नहीं। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या था हमारे पास? इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इन ऑल सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेसिकली जीडीपी एट एमपी को ही आप ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। आप ये लिख सकते हैं दैट जीडीपी एट एमपी को हम एक और नाम देते हैं जीबीए एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट इट? वैल्यू ऑफ आउटपुट इन ऑल सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन ऑल सेक्टर्स, कर लीजिए कैलकुलेट, इज इक्वल टू वैल्यू of output in all sectors minus intermediate consumption. वैल्यू ऑफ आउटपुट थोड़ा लिख के बता दे ब्रैकेट में। प्राइमरी का 500 है, टर्शरी का 700 है और सेकेंडरी का 900 है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेकेंडरी की 400 है और टर्शरी की 300 है और प्राइमरी की 250 है। तो ये आपके पास जीडीपी कितना आ गया? 1150 करोड़। और क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे? जीएनपी एट एमपी बता दो। प्लस एनएफआईए 1150, वो नेगेटिव में है तो माइनस 120, तो ये कितना आ गया? 1030 करोड़। 1150 crore and 1030 crore are the main answers of this question. फिफ्थ अभी करना नहीं, सिक्स्थ अभी करना नहीं, सेवेंथ को होमवर्क में मार्क कर लो। प्लीज मार्क क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क। Please mark question number 14 as homework. Question number 16B, 14B, 16B. बस बस आज के इतनी डिस्कशन। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में बता दिए। बुक्स तो यहाँ छोड़ कर जाओगे, पीडीएफ ले लेना ना, उसमें से उठा लेना। कॉपीज तो वैसे भी आज आपके पास है नहीं, हो तो सकता है काम देखो। अच्छा एक काम करो, आप ही यही रुक जाओ ना, सब कुछ यही छोड़ के जाना, आप ही यही रुक जाओ। हाँ जी, डन हो गया। राइट, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस यूनिट टुमारो एंड जस्ट फॉर योर पर्पस मैं एक बार ना दिखाना चाहती हूँ कि इस यूनिट में से कितना आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो जी, क्वेश्चन देखना, ये भी होमवर्क में करना बाय द वे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन मे 2022 बुक में है। अगर बुक छोड़ के जा रहे हो तो ऐसे की वेबसाइट से उठा लेना। अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ के देखना जरा क्या है ये। आपसे पूछा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मिसिंग फिगर है, जीडीपी एट एमपी बताया जा रहा है। नाउ जीडीपी एट एमपी इज सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आता है और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आता है। फिर हमारे पास क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये लो। इट इज बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जो 4 चीजें आती है वो 4 चीजें आपको 1000 बताई जा रही है। और क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट्स, वो भी है, और गवर्नमेंट परचेजेस भी हैं। तो जो बच गया वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मिसिंग फिगर। फिर आपसे क्या पूछा है? एनएफआईए,
जीएनपी एट एमपी गिवन है, ऊपर जीडीपी एट एमपी गिवन है, एनएफआई आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी, उसके लिए डेप्रिसिएशन का डेटा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का डेटा है। 3 नंबर का है, तो एक बार कैलकुलेटर में रखना कि 3 नंबर का क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1, 3 नंबर का। अच्छा, और ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं यूनिट 1, यूनिट 1, यूनिट 1। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फ्लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 और 3 6। एक बार ये देखना, ये अच्छा ये बेशक मत करना, पर एक बार दिख के लग रहा है कि क्या चल क्या रहा है ये ऐसे क्वेश्चन हम कल टेकअप करेंगे। देखो जीबी एट एमपी पूछा है, जीडीपी एट एमपी होता है, वैल्यू एडेड मेथड लगाना है ना। वैल्यू एडेड अभी मैं आपको कल डिस्कस करवाऊंगी, वो कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, सेल्स अगर साइन एक बार चेक कर लेना, मैंने ठीक लिखवाए हुए हैं ना आज, अगर गलती से प्लस क्लोजिंग माइनस हो रहा है, हाँ नहीं मैंने साइन आज ठीक लिखवाया है ना, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीबी एट एमपी आ जाएगा। अब जीडीपी एट एमपी से आपको अराइव करना है एटलीस्ट एनडीपी एट एमपी पर, वो हो जाएगा हमारे पास। एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग सरप्लस ना, ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ पे नाम आता है, इनकम मेथड, और इनकम मेथड पहले क्या बताती है, एनडीपी एट एफसी बताती है। तो आपको पहले एनडीपी एट एफसी बनाना है, इट इज सम ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिसिंग फिगर अगेन, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 3। तो 3 नंबर का कंपल्सरी में, 3 नंबर का चॉइस में, 6 नंबर तो इसी यूनिट में से, unit just unit number 1, and if I take up unit number 2 which is also somewhat numerical, तो unit number 2 से पता है क्या बन रहा है, मनी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और टैरिफ नहीं है, ये नहीं है। यूनिट नंबर 2 से 3 नंबर का ये रहा, and I believe that is it। तो 3 + 3 + 3 9 नंबर जस्ट फ्रॉम 1 चैप्टर। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन कोई नहीं इन दोनों यूनिट से। हाँ थ्योरी आ सकता है, तो मैं बोल रही हूँ कि फाइनल और इंटरमीडिएट में आनी चाहिए डिस्टिंक्शन, आ सकती है, बट दीज 2 यूनिट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कोरिंग। तो अगर हमारी एफएम पक्की है और अगर हम सिर्फ चैप्टर 1 के 2 यूनिट्स पक्के कर लें तो आराम से 50+ नंबर बनते हैं हमारे। एग्जाम्पशन ऑब्वियसली 50+ नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 चैप्टर्स करके नहीं जाना, फ्री पास नहीं मिल रहा आपको 3 चैप्टर्स ना करने का, करने हैं, बट वो थोड़े ज्यादा थ्योरी ओरिएंटेड हो जाएंगे, वहां पे नंबर कट जाते हैं, कई बार वहां के कीवर्ड्स याद नहीं होते। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कीवर्ड्स याद कराने। ठीक है जी, डन है। अच्छा 12 पेज पढ़ के आओगे और 3 जो बुक वाले क्वेश्चन है करके आओगे, एग्जाम वाले मत करना चाहिए, एग्जाम वाले मत करना, 3 बुक वाले करके आओगे, प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।